आज की क्लास में हम ट्रांसफॉर्म पैनल को देखेंगे। उसके अलावा इस पैनल मेन्यू में मौजूद तमाम ऑप्शन को देखेंगे। और ट्रांसफॉर्म का पैनल अगर आपको यहाँ पे नहीं मिलता तो आप विंडो मेन्यू में आए। विंडो मेन्यू में आकर आप अलाइन ऑप्शन पे क्लिक करें, आप पाथ फाइंडर ऑप्शन पे क्लिक करें, या यहाँ पर इस ट्रायंगल पे क्लिक करके इसको ऊपर को स्क्रॉल करें और यहाँ से ट्रांसफॉर्म ऑप्शन पे क्लिक करें। आपके पास सेम पैनल आता है और यहाँ से आप ट्रांसफॉर्म, अलाइन और पाथ फाइंडर तीनों ऑप्शंस पे काम कर सकते हैं। और अलाइन और पाथ फाइंडर को हम ऑलरेडी देख चुके हैं और ट्रांसफॉर्म को हम आज की क्लास में देखेंगे। मैं हूँ आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। इस सब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगी और इस सब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद अगर मैं यहाँ आऊं तो ट्रांसफॉर्म के ऑप्शन शो हो जाते हैं। इसमें जो ऑप्शन ऊपर मौजूद हैं वो सेम रहते हैं, जबकि जो नीचे के ऑप्शन है वो जो ऑब्जेक्ट हम सिलेक्ट करते हैं उसी से रिलेटेड प्रॉपर्टीज हमारे पास आती हैं। इस वक्त रेक्टेंगल सिलेक्ट है तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज शो हो रही हैं, और अगर मैं इलिप्स सिलेक्ट करूं तो आप देखें यहाँ इलिप्स की प्रॉपर्टीज शो होंगी। मैं वापस इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट कर लेती हूँ तो यहाँ पे एक्स और वाई एक्सिस पे इसकी पोजीशन है। अगर हम सेपरेटली इस पोजीशन को मूव करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे आप देखें, अगर मैं इसको मूव कर रही हूं तो यहाँ पे आपको इसकी कैलकुलेशन चेंज होती हुई नजर आएगी। आप देखें जैसे जैसे मैं इसको मूव करूंगी यहाँ पर एक्स एक्सिस पे इसकी वैल्यू चेंज होगी, और अगर मैं इसे नीचे को मूव करूं तो वाई एक्सिस पे वैल्यू चेंज होगी, एक्स एक्सिस पे वैल्यू सेम रहेगी। तो मैं यहाँ से लिखकर भी इसकी वैल्यू चेंज कर सकती हूँ। इस वक्त ये यहाँ पर 492.769 शो हो रहा है तो मैं यहाँ पर इसको चेंज करके 495 कर देती हूँ। और जैसे ही मैं बाहर क्लिक करूंगी तो ये थोड़ा सा मूव हुआ है। अब मैं दोबारा कंट्रोल जी करूंगी तो गौर कीजिएगा, मैं कंट्रोल जी कर रही हूँ तो ये वापस थोड़ा सा मूव हुआ है। मैं थोड़ा ज्यादा करके आपको दिखा देती हूँ। मैं यहाँ पर 98 कर दूंगी और उसके बाद बाहर क्लिक करूं तो आप देखें अब आपको मूव होता हुआ नजर आ रहा है। मैं कंट्रोल जी करूं तो ये वापस मूव हो रहा है। इस तरह से आप एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पे लिखकर इसकी वैल्यू चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, और अगर आप देखना चाहें ये एक्स और वाई एक्सिस पे कहाँ पे मौजूद है तो यहाँ पे ये वैल्यू आप देख सकते हैं। और अगर आप इसे सिलेक्ट करके मूव करेंगे तो यहाँ से इसकी वैल्यू चेंज होगी। उसके बाद इसकी विड्थ और हाइट है तो यहाँ से अगर आप इसकी विड्थ और हाइट चेंज करते हैं, अगर आप यहाँ से ड्रैग करके विड्थ और हाइट चेंज करेंगे तो आप देखें वैल्यू यहाँ पे चेंज हो रही है। मैं कंट्रोल जी करूंगी। उसके बाद ये कॉन्स्ट्रेंट साइन है, अगर ये एक्टिव है तो ये इसकी विड्थ और हाइट को एक साथ चेंज करेगा जब मैं यहाँ लिख कर चेंज करूंगी। अगर ये एक्टिव नहीं है तो ये जस्ट एक साइड पे इसको चेंज करेगा। मैं इसको पहले क्लोज कर देती हूँ और क्लोज करने के बाद अगर मैं जस्ट इसकी विड्थ चेंज करती हूँ, यहाँ 317 मुझे शो हो रही है तो मैं 350 कर देती हूँ। और 350 करने के बाद जैसे ही बाहर क्लिक करूंगी आप देखें इसकी जस्ट विड्थ चेंज हुई है। मैं दोबारा इसको सिलेक्ट कर लूंगी। अगर मैं कंट्रोल जी कर देती हूँ और कंट्रोल जी करने के बाद मैं इसको एक्टिव करूंगी, मैं यहाँ से इसकी विड्थ को दोबारा चेंज करती हूँ। मैं दोबारा 350 कर देती हूँ और जैसे ही बाहर क्लिक करूंगी अब इसकी विड्थ और हाइट दोनों चेंज होंगे। आप देखें इसकी विड्थ भी ज्यादा हो गई और हाइट भी ज्यादा हो गई। जब मैं बाहर क्लिक करती हूँ इसकी सिलेक्शन खत्म होती है तो ये ऑप्शन भी हाइड हो जाते हैं और जैसे ही सिलेक्ट करती हूँ ऑप्शन शो हो जाते हैं। और उसके अलावा आप यहाँ से रेफरेंस पॉइंट को भी चेंज कर सकते हैं। अगर आप रेफरेंस पॉइंट यहाँ रखते हैं तो ये यहाँ से मूव करेगा, और अगर आप सेंटर में रखते हैं तो ये सेंटर से मूव करेगा। जैसे आप देखें मैं रेफरेंस पॉइंट अगर यहाँ पे रखूं, अब मैंने इस रेफरेंस पॉइंट को राइट डाउन कॉर्नर पे रखा है, और उसके बाद अगर मैं इसे यहाँ से 30 डिग्री पे रोटेट करूं तो आप देखें ये इस पॉइंट से रोटेट हो रहा है, अपने सेंटर पॉइंट से नहीं। मैं दोबारा इसको 60 डिग्री पे रोटेट करूं तो ये इसी पॉइंट से रोटेट हो रहा है। मैं कंट्रोल जी कर देती हूँ और उसके बाद अगर मैं रेफरेंस पॉइंट को यहाँ पे रखती हूँ लेफ्ट अपर कॉर्नर पे और उसके बाद यहाँ से रोटेट करूं तो अगर मैं 30 डिग्री पे करूं तो ये इस पॉइंट पे रोटेट हो रहा है। मैं कंट्रोल जी कर देती हूँ और अगर मैं इस रेफरेंस पॉइंट को सेंटर में रखती हूँ और सेंटर पे रखने के बाद मैं यहाँ से 60 डिग्री पे इसको रोटेट करूं तो ये सेंटर से रोटेट हुआ है। इस तरह से आप रेफरेंस पॉइंट को जहां पे रखेंगे ये उसी को सेंटर पॉइंट मानकर उसके इर्द गिर्द वर्क करेगा। आप रेफरेंस पॉइंट सेट कर सकते हैं, चाहे आप इसकी एक्स और वाई एक्सिस पे पोजीशन चेंज कर रहे हैं
विड्थ और हाइट चेंज कर रहे हैं या फिर आप इसको रोटेट कर रहे हैं। और उसके अलावा आप यहाँ पे वैल्यू लिख के भी रोटेट कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं तो आपको डिफरेंट वैल्यूज दी हुई हैं, आप इनके मुताबिक रोटेट कर सकते हैं। लेकिन अगर वो वैल्यू यहाँ पे मौजूद नहीं है जिसके मुताबिक आप रोटेट करना चाहते हैं तो आप लिख कर भी कर सकते हैं। जैसे अगर मैं 45 डिग्री पे इसको रोटेट करना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी और यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर 45 लिख लूंगी और बाहर क्लिक करूंगी तो अब आप देखें ये 45 डिग्री पे रोटेट हो गया, जबकि 45 यहाँ पे मौजूद नहीं था। मैं कंट्रोल Z कर देती हूँ और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास शेयर है। तो यहाँ से आप अपने ऑब्जेक्ट को स्क्यू कर सकते हैं। अगर मैं इस पे क्लिक करके इसे यहाँ से 60 डिग्री पे स्क्यू करूं तो आप देखें इसकी पोजीशन कुछ इस तरह से हो गई। मैं कंट्रोल Z कर देती हूँ। तब आप देखें यहाँ पे नो शेप प्रॉपर्टी शो हो रहा है क्योंकि हमने इसको चेंज कर दिया है। अब ये एक शेयर ऑब्जेक्ट है तो इसकी प्रॉपर्टी शो नहीं हो रही है। और मैं कंट्रोल Z करूं तो आप देखें ये प्रॉपर्टी शो हो गई। और यहाँ भी रेक्टेंगल की विड्थ और हाइट दी हुई है, आप यहाँ से भी विड्थ और हाइट चेंज कर सकते हैं और यहाँ से भी। उसके अलावा यहाँ से आप इसको रोटेट कर सकते हैं बिल्कुल वैसे जैसे आपने इसको यहाँ से रोटेट किया। और उसके बाद यहाँ से आप इसके कॉर्नर की शेप चेंज कर सकते हैं। अगर आपका लिंक ओपन है तो चारों कॉर्नर एक साथ चेंज हो जाएंगे। और ये तमाम रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज हम रेक्टेंगल टूल में देख चुके हैं। और उसके बाद अगर मैं इस सर्कल को सिलेक्ट करती हूँ तो ऊपर के ऑप्शन सेम है, आप इसको एक्स और वाई एक्सिस पे मूव कर सकते हैं, इसकी विड्थ और हाइट चेंज कर सकते हैं, इसको रोटेट कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। अगर आप रोटेट करते हैं तो सर्कल सर्कल ही रहता है, आप उसे जैसे भी रोटेट करें कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर हम इस पे शेयर ऑप्शन यूज करें, मैं इसे 60 डिग्री पे शेयर करूं तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। मैं कंट्रोल Z कर देती हूँ। और उसके बाद नीचे इसी से रिलेटेड ऑप्शन है कि अगर आप इसको पाई शेप में लाना चाहते हैं तो ला सकते हैं। यहाँ से आप 30 डिग्री पे क्लिक करें तो अब इस तरह से पाई शेप आ जाएगी। और इलेप्स से रिलेटेड ये तमाम ऑप्शन हम इलेप्स टूल वाली क्लास में देख चुके हैं। तो अगर मजीद डिटेल देखना चाहते हैं आप इन नीचे वाली प्रॉपर्टीज की तो आप रेक्टेंगल टूल वाली क्लास देख सकते हैं। और अगर इलेप्स की प्रॉपर्टी देखना चाहते हैं तो इलेप्स टूल वाली क्लास देख सकते हैं और उसको देखकर आप इनको डिटेल में सीख सकते हैं। और अगर आप पहले देख चुके हैं तो आप सीख चुके होंगे। और उसके बाद हम आ जाते हैं इन ऑप्शन पे जो यहाँ पर हमें शो हो रहे हैं। तो यहाँ सबसे पहले शो ऑप्शन है। अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो आप देखें स्केल कॉर्नर और स्केल स्ट्रोक एंड इफेक्ट का ऑप्शन हमें नीचे शो हो जाता है। और अगर हम स्केल कॉर्नर पे चेक लगाते हैं, स्केल स्ट्रोक एंड इफेक्ट पे भी चेक लगाते हैं, तो हम जब किसी ऑब्जेक्ट को छोटा या बड़ा करेंगे तो उसके कॉर्नर और उसकी स्ट्रोक या जो इफेक्ट उस पर अप्लाई किया है उसी के साथ बड़ा या छोटा होगा। और अगर मैं यहाँ से शो ऑप्शन करूं तो जो ऑप्शन यहाँ पे है, अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो यहाँ पे भी मौजूद है स्केल स्ट्रोक एंड इफेक्ट। तो अगर यहाँ पे मैं इस पे चेक लगाऊंगी तो यहाँ भी ऑलरेडी चेक लग जाएगा। तो सेम ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है और सेम ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है। और अगर मैं यहाँ से हाइड ऑप्शन पे क्लिक करूं तो ये दोनों ऑप्शन हाइड हो जाते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट है शो ऑन शेप क्रिएशन। इस वक्त इस पे चेक नहीं लगा हुआ और मैं इस पैनल को क्लोज कर देती हूँ। क्लोज करने के बाद मैं यहाँ से एक इलिप्स लूंगी और इलिप्स ड्रॉ करूंगी तो आप देखिए हमारे पास कुछ भी शो नहीं हुआ। मैं इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर देती हूँ और यहाँ से विंडो मेन्यू में आऊंगी। विंडो मेन्यू में आकर यहाँ से ट्रांसफॉर्म ऑप्शन पे क्लिक करूं तो ये पैनल मेरे पास आ जाता है। और उसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक करके शो ऑन शेप क्रिएशन पे चेक लगा दूंगी। अब आप देखें शो ऑन शेप क्रिएशन पे चेक लगा हुआ है और मैं इस पैनल को क्लोज कर देती हूँ। क्लोज करने के बाद मैं यहाँ से एक ये इलिप्स लेकर इसको ड्रॉ करूंगी तो ये पैनल मेरे पास शो हो गया। मैं इसको वापस क्लोज कर देती हूँ। तो मैं यहाँ से रेक्टेंगल टूल लेकर एक रेक्टेंगल ड्रॉ करूं तो ये पैनल वापस मेरे पास शो हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे चेक लगा कर रखते हैं शो ऑन शेप क्रिएशन, तो जैसे ही हम नई शेप बनाएंगे ट्रांसफॉर्म का ये पैनल खुद ब खुद शो हो जाएगा अगर हम इसे क्लोज कर चुके हैं। लेकिन अगर हम ये चेक नहीं लगाते तो हमें विंडो मेन्यू में जाकर इसको ओपन करना पड़ेगा। तो अगर आपको लगता है कि बार बार आपको इसे ओपन करने की जरूरत पड़ सकती है तो आप इस पे चेक लगा दें तो ये खुद ब खुद ओपन हो जाएगा जब आप नई शेप बनाएंगे। तो मैं इन शेप्स को डिलीट कर देती हूँ।
और डिलीट करने के बाद दोबारा यहाँ पे आऊं तो नेक्स्ट फ्लिप हॉरिजॉन्टल और फ्लिप वर्टिकल है। तो इसमें 3 ऑप्शन फ्लिप हॉरिजॉन्टल, फ्लिप वर्टिकल और यूज रजिस्ट्री पॉइंट फॉर सिंबल को मैं अपने दूसरे डॉक्यूमेंट पे जाके आपको बताऊंगी जहां पे मैंने कुछ बना के रखा है, और उसके अलावा बकाया ऑप्शन को बता देती हूँ। तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगी और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से ये पैटर्न मैं इसमें फिल कर देती हूँ। और पैटर्न फिल करने के बाद मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ। इसको सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से इसके स्ट्रोक को 8 पॉइंट कर देती हूँ, और 8 पॉइंट करने के बाद मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ, और सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से स्केल, स्ट्रोक एंड इफेक्ट पे से चेक हटा दूँ, और उसके बाद मैं इसकी एक कॉपी यहाँ पे ले लेती हूँ और इसको सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद मैं इसके साइज को छोटा कर देती हूँ। छोटा करने के बाद आप देखें इसके स्ट्रोक का साइज उतना ही रहा है। उसके बाद मैं इसको सिलेक्ट करूंगी और यहाँ से स्केल, स्ट्रोक एंड इफेक्ट पे चेक लगा दूंगी, और लगाने के बाद जब इसको छोटा करूंगी तो इसकी स्ट्रोक भी उसी के मुताबिक छोटी हो जाएगी और ऑब्जेक्ट की क्वालिटी सेम रहेगी। इस तरह से जब आप ऑब्जेक्ट को बड़ा करेंगे तो स्ट्रोक बड़ा हो जाएगा, ऑब्जेक्ट को छोटा करेंगे तो स्ट्रोक छोटा हो जाएगा। वैसे इस ऑप्शन को डिटेल में हम देख चुके हैं। मैं इन दोनों को सिलेक्ट करके डिलीट कर देती हूँ और उसके बाद दोबारा यहाँ पे आती हूँ, और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे ट्रांसफॉर्म ऑब्जेक्ट ओनली। अगर मैं इस पे क्लिक करूं और क्लिक करने के बाद मैं आपको दिखाऊं तो अब यहाँ ट्रांसफॉर्म ऑब्जेक्ट ओनली पे चेक लगा हुआ है। मैं इसे यहाँ से 60 डिग्री पे रोटेट कर लेती हूँ, लेकिन पैटर्न की शेप उसी तरह से है जिस शेप में ये यहाँ पे मौजूद था। पैटर्न रोटेट नहीं हुआ, जस्ट ये ऑब्जेक्ट रोटेट हुआ है। मैं कंट्रोल Z कर देती हूँ, और उसके बाद अगर मैं इस पे क्लिक करके इसके साइज को बड़ा करती हूँ, पैटर्न मजीद रिपीट होना शुरू हो जाएगा लेकिन उसका साइज उतना ही रहेगा। मैं कंट्रोल Z कर देती हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ पे आकर ट्रांसफॉर्म पैटर्न ओनली पे चेक लगाऊंगी, और उसके बाद अगर मैं यहाँ से इसे रोटेट करूं तो आप देखें ऑब्जेक्ट रोटेट नहीं हुआ, अंदर का पैटर्न रोटेट हुआ है। और अगर मैं इसके साइज को बड़ा करती हूँ तो पैटर्न भी बड़ा हो गया है। मैं कंट्रोल Z कर देती हूँ और दोबारा कंट्रोल Z कर देती हूँ तो ये वापस आ जाएगा। और उसके बाद अगर मैं यहाँ से ट्रांसफॉर्म बूथ पे चेक लगाऊं तो हमारा पैटर्न भी ट्रांसफॉर्म होगा और हमारा ऑब्जेक्ट भी, हमारा पैटर्न भी रोटेट करेगा और हमारा ऑब्जेक्ट भी। जैसे अगर आप देखें, अगर अब मैं इसको यहाँ से 60 डिग्री पे रोटेट करूं तो पैटर्न भी रोटेट हुआ है और ऑब्जेक्ट भी। मैं कंट्रोल Z कर देती हूँ। तो अब यहाँ पे हमारे पास 3 ऑप्शन रह गए हैं, फ्लिप हॉरिजॉन्टल, फ्लिप वर्टिकल और यूज रजिस्ट्री पॉइंट फॉर सिंबल। तो उसके लिए मैं अपना नेक्स्ट डॉक्यूमेंट ओपन कर लेती हूँ। ये मैंने नया डॉक्यूमेंट ओपन कर लिया है, और उसके बाद मैं इस डक को सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद तो जो ऑप्शन हम देखने वाले हैं वो फ्लिप है। अगर हम हॉरिजॉन्टली फ्लिप करते हैं तो हॉरिजॉन्टली हमारा ऑब्जेक्ट मिरर की तरह हो जाता है, वो बिल्कुल उसके अपोजिट हो जाता है। जैसे आप देखें इस डक का फेस लेफ्ट की तरफ है, ये हमें लेफ्ट की तरफ मूव करती हुई नजर आ रही है। और अगर मैं फ्लिप हॉरिजॉन्टल पे क्लिक करूं तो अब आप देखें ये राइट की तरफ मूव करती हुई मुझे नजर आएगी। और इस तरह से अगर हम किसी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और अगर हम वर्टिकली फ्लिप करते हैं तो ये नीचे की तरफ उल्ट हो जाएगी, और इससे हमें आर्टवर्क क्रिएट करने में बड़ी हेल्प मिल जाती है। तो मैं यहाँ से इस पैनल को क्लोज कर देती हूँ। तो अब देखिए मेरी ये डक सिलेक्ट है, तो मैं कंट्रोल C करूंगी और इसकी एक कॉपी ले लूंगी, और उसके बाद कंट्रोल V करके इसको पेस्ट कर देती हूँ। तो ये यहाँ पे पेस्ट हो गई। इसको मैं उठा के यहाँ पे रखूंगी, और यहाँ पे रखने के बाद अब मैं इसको वर्टिकली फ्लिप कर दूंगी। मैं फ्लिप वर्टिकल करूं तो आप देखें इसका सर नीचे को और पांव ऊपर को हो गए हैं। और उसके बाद मैं इसको यहाँ पे सेट कर दूंगी, और मैं इसकी हाइट को थोड़ा सा कम कर देती हूँ। और अगर मैं इसकी ओपेसिटी कम कर देती हूँ तो मैं इस बार को मूव करके भी इसकी ओपेसिटी कम ज्यादा कर सकती हूँ। उसके अलावा अगर मैं यहाँ से लिख के करना चाहूँ तो यहाँ से भी लिख के कर सकती हूँ। तो मैं यहाँ पर इसकी ओपेसिटी 20% कर देती हूँ, और 20% करने के बाद अब आप देखें अब ये बिल्कुल वैसे ही लग रहा है जैसे वाटर में इसका रिफ्लेक्शन हो। और इस तरह से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली फ्लिप कर सकते हैं और वर्टिकल फ्लिप कर सकते हैं। और फ्लिप का ये ऑप्शन ना सिर्फ वेक्टर ऑब्जेक्ट पे वर्क करता है, अगर आप कोई PNG इमेजेस लेके आते हैं तो उस पे भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास लास्ट ऑप्शन इसमें रह जाता है यूज रजिस्ट्री पॉइंट फॉर सिंबल। तो ये ऑप्शन कैसे वर्क करता है उसको बताने के लिए मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेती हूँ।
रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद मैं इसकी एक कॉपी यहाँ पे ले लेती हूँ। कॉपी लेने के बाद मैं इन दोनों में रेड कलर फिल कर देती हूँ ताकि आपको ज्यादा वाज़ेह नजर आता रहे, और इसको थोड़ा दूर कर देती हूँ। दूर करने के बाद अब आप देखें, इसको सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद अगर मैं यहाँ पे आऊं तो ये ऑप्शन सिंबल के साथ मिलके वर्क करता है। एक्चुअल में ये ऑप्शन सिंबल से रिलेटेड है। जब हम सिंबल क्रिएट करते हैं तो वहां पर हम रजिस्ट्री पॉइंट मेंशन करते हैं, और वो रजिस्ट्री पॉइंट वर्क करे या ना करे वो हम यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से सिंबल ऑप्शन पे आऊंगी और इन बार्स पे क्लिक करके न्यू सिंबल पे क्लिक करूंगी। इससे हम अपने किसी भी ऑब्जेक्ट को एज ए सिंबल मेंशन कर सकते हैं, उसे सिंबल बना सकते हैं। और जब हम सिंबल बनाते हैं तो यहाँ से रजिस्ट्री पॉइंट मेंशन करते हैं। उसका मतलब ये होता है कि हमारा ऑब्जेक्ट उसी जगह से मूव करेगा जिसे हमने रजिस्ट्री पॉइंट बनाया है। अगर मैं यहाँ से रजिस्ट्री पॉइंट मेंशन करते हुए राइट साइड बॉटम वाला कॉर्नर सिलेक्ट करती हूँ, ये वाला, और उसके बाद यहाँ से ओके कर देती हूँ, तो अब ये ऑप्शन मेरा सिंबल बन चुका है और इसका रजिस्ट्री पॉइंट यहाँ पे राइट साइड पे बॉटम में है। अब अगर मैं इसको रोटेट करूंगी तो ये इसी के मुताबिक रोटेट होगा। अब आप देखें, यहाँ से अगर मैं इसको रोटेट करती हूँ तो ये इस पॉइंट पे रोटेट हो रहा है, इस पॉइंट से। और अगर मैं इसको सिलेक्ट करूं और सिलेक्ट करके रोटेट करूं तो ये अपने सेंटर पॉइंट के मुताबिक रोटेट हो रहा है, क्योंकि इसको हमने सिंबल नहीं बनाया और इसको हमने सिंबल बनाया है। मैं कंट्रोल जी कर देती हूँ। कंट्रोल जी करने के बाद मैं इस सिंबल पैनल को क्लोज कर देती हूँ। जब हम सिंबल पे काम करेंगे तो इन सबको डिटेल में देखेंगे। अब यहाँ पे यूज रजिस्ट्री पॉइंट फॉर सिंबल पे चेक लगा हुआ है, तो ये इस पॉइंट पे रोटेट हो रहा है। अगर मैं इस चेक को हटा दूं और इस चेक को हटाने के बाद अब अगर मैं इसको रोटेट करती हूँ तो आप देखें ये इसी सेंटर पॉइंट के साथ रोटेट हो रहा है, जबकि आपको इस पॉइंट पे एक प्लस आइकन नजर आ रहा होगा। इसका रजिस्ट्री पॉइंट यहाँ पे है, लेकिन वो रजिस्ट्री पॉइंट वर्क नहीं कर रहा क्योंकि हमने यहाँ पर चेक नहीं लगाया हुआ। और अगर मैं यहाँ पे चेक लगा दूं और चेक लगाने के बाद इसको यहाँ से रोटेट करूं तो अब आप देखें ये इसी पॉइंट पे रोटेट होगा। मैं इन दोनों को डिलीट कर देती हूँ। अगर हम किसी ग्रुप ऑब्जेक्ट के किसी पार्ट को सिंबल बनाना चाहते हैं तो ग्रुप सिलेक्शन टूल की मदद से उसको सिलेक्ट करके सिंबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से ग्रुप सिलेक्शन टूल लेकर इस डक की लेग को सिलेक्ट करूंगी और उसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी और न्यू सिंबल पे क्लिक करूंगी। न्यू सिंबल पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर राइट अपर कॉर्नर सिलेक्ट करूंगी रजिस्ट्री पॉइंट के तौर पे, यहाँ से ओके कर दूंगी। अब ये लेग एक सिंबल बन चुकी है। और अब अगर मैं इसे रोटेट करना चाहूँ, मैं चाह रही हूँ कि इसका फिट यूं आगे की तरफ बड़ा हुआ ना लगे बल्कि नीचे की तरफ स्टिल लगे, तो मैं यहाँ से सिलेक्शन टूल लूंगी। सिलेक्शन टूल लेने के बाद अब अगर इसको मैं रोटेट करूं तो अब आप देखें इजीली इस फिट की जगह चेंज हो गई। मैं इसको सिलेक्ट करके मजीद बड़ा कर लेती हूँ। यहाँ पे लाकर मैं इसके साइज को शिफ्ट के साथ मजीद बड़ा कर लेती हूँ। बड़ा करने के बाद मैं यहाँ से ग्रुप सिलेक्शन टूल लेकर इस लेग को सिलेक्ट करूंगी और लेग को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से सिलेक्शन टूल लूं और सिलेक्शन टूल लेकर अब आप देखें इसे अगर मैं आगे की तरफ दिखाना चाहती हूँ तो आगे की दिखा सकती हूँ। अगर मैं इसे यहाँ नीचे को दिखाना चाहूँ तो नीचे को दिखा सकती हूँ। मैं इस सिंबल पैनल को क्लोज कर देती हूँ और क्लोज करने के बाद इसको उठा के थोड़ा यहाँ पे रख देती हूँ, बल्कि इसको क्लोज कर दूंगी। क्लोज करने के बाद अब मैं यहाँ से इस डक को सिलेक्ट करती हूँ, शिफ्ट के साथ इस डक को सिलेक्ट करूंगी और इनको उठाकर थोड़ा सा मैं यहाँ पे रख देती हूँ। और यहाँ पे रखने के बाद अब मैं इसको सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद मैं इसके साइज को थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ और छोटा करने के बाद अब इसकी एक कॉपी मैं ऑल्ट के साथ यहाँ पे ले लेती हूँ और इसको उठा के मैं यहाँ पे रख देती हूँ। एक कॉपी मैं मजीद ऑल्ट के साथ यहाँ पे ले लेती हूँ और इसके साइज को थोड़ा छोटा कर देती हूँ। इसके साइज को भी मैं शिफ्ट के साथ थोड़ा सा छोटा कर दूंगी। छोटा करने के बाद अब देखें ये तीनों खड़ी लग रही हैं और अननेचुरल सा सीन लग रहा है। अब अगर हम इसके फुट की मूवमेंट को डिफरेंट करना चाहते हैं तो हम यहाँ से ग्रुप सिलेक्शन टूल ले सकते हैं। ग्रुप सिलेक्शन टूल लेना जरूरी नहीं है रजिस्ट्री पॉइंट को बताने के लिए। ये डक हमारी एक ग्रुप है तो उसके एक पार्ट को सिलेक्ट करने के लिए हमें ग्रुप सिलेक्शन टूल लेना पड़ रहा है। तो उसके लिए अब मैं इसके इस लेग को सिलेक्ट करूंगी और यहाँ से सिलेक्शन टूल लूंगी। सिलेक्शन टूल लेकर मैं इसको रोटेट करूंगी तो अब आप देखें इसकी फिट की पोजीशन इस तरह से हो गई। और उसके बाद दोबारा ग्रुप सिलेक्शन टूल लूंगी, इसको सिलेक्ट करूंगी, सिलेक्शन टूल लूंगी
और यहाँ से इसकी लेग को मजीद यहाँ ऊपर की तरफ ले आती हूँ। इसी तरह से आप इसके बैक फिट की मूवमेंट को भी कंट्रोल कर सकते हैं, और इसकी एक ही फिट की डिफरेंट मूवमेंट को शो करना चाहते हैं तो आपको इसको बार बार डिजाइन करने की जरूरत नहीं है। आप इसे रजिस्ट्री पॉइंट में ऐड कर दें और उसके बाद इसके फिट के और डिफरेंट अंदाज से मूव करते हुए आप इसको दिखा सकते हैं। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सकें। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।